नमस्कार, कर्नाला टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दूसरे की अंगीठी पर रोटियां सेकने वाले विधायक प्रशांत ठाकुर का दोगलापन समाज के सामने। शिक्षा शुल्क नियमन विधेयक का श्रेय हथियाने का प्रशांत ठाकुर का प्रयास। लालच ने पहुंचा दिया उसे सलाखों के पीछे। जल्द अमीर होने के चक्कर में ठगी का रास्ता इख्तियार करने वाले क्षितिज साहू की खुली पोल। आरक्षण फिल्म के प्रदर्शन का मुद्दा गरमाया। देश भर राजनीतिक दलों द्वारा किया गया फिल्म का विरोध। पनवेल में भी सुनाई दी गूंज। और पनवेल के फिल्म निर्माता मंगेश ठाणगे की पहली मराठी फिल्म बनकर तैयार। दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी फिल्म छबू पड़ाली सासरला। दूसरे की अंगीठी पर रोटियां सेकने वाले विधायक प्रशांत ठाकुर इस बार भी पीछे नहीं रहे। शैक्षणिक शुल्क नियमन बिल पारित करने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा ढिंडोरा पीटना प्रशांत ठाकुर ने शुरू किया। किसी और की जुबानी अपनी पीठ खुद ही थपथपाने वाले प्रशांत ठाकुर ने अपने ही समाचार पत्रिका राम प्रहर के माध्यम से कुछ लोगों के बयान को छपवाकर ये आभास निर्माण करने का प्रयास किया कि जनता उनके कार्य की कितनी प्रशंसा कर रही है, जबकि हकीकत हम आपको बता दें कि क्या है। राज्य में शिक्षा माफियाओं की मनमानी से अभिभावक परेशान हैं। शिक्षा माफिया अपनी जेबें भरने के लिए केवल अभिभावकों के ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। उनकी इसी मनमानी के खिलाफ समूचे राज्य में अभिभावकों ने आंदोलन भी किए और इन आंदोलनों की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। शिक्षा विशेषज्ञ और अभिभावकों ने तमिलनाडु की तर्ज पर शिक्षा शुल्क नियंत्रण कानून बनाने की मांग सरकार से की थी, जिसके मुताबिक 3 अगस्त 2011 को विधानसभा में शैक्षणिक शुल्क नियमन विधेयक पारित किया गया। हालांकि इस विधेयक पर चर्चा हुई तब इस चर्चा में सभी राजनीतिक दलों के विधायक शामिल हुए थे। प्रशांत ठाकुर भी इसमें चर्चा के लिए उपस्थित थे, मगर जितनी बार इस विधेयक पर चर्चा हुई उतनी बार यह विधायक महोदय बैठक में चुप्पी साधे हुए थे। इस बिल पर चर्चा करने के लिए जो 7 बैठकें बुलाई गई थी उनमें तो उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया था, मगर 3 मई 2011 को जो बैठक बुलाई गई थी उस बैठक में तो इन मौनी बाबा ने मौन व्रत तोड़कर गरीब अभिभावकों के पक्ष में बोलने के बजाय शिक्षा माफियाओं की तरफदारी की थी। कुल मिला के शैक्षणिक शुल्क नियमन विधेयक मंजूर कराने में शेका पक्ष के विधायक गणपतराव देशमुख, बीजेपी विधायक देवेंद्र फडणवीस, मनसे विधायक बाला नांदगांवकर आदि ने अहम भूमिका निभाई थी। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री राजेंद्र दर्डा की भूमिका भी इस मामले में महत्वपूर्ण रही थी। मगर दूसरे की अंगीठी पर रोटियां सेकने वाले विधायक प्रशांत ठाकुर इस बार भी भला पीछे कैसे रह सकते थे। शैक्षणिक शुल्क नियमन बिल पारित करने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा ढिंडोरा पीटना प्रशांत ठाकुर ने शुरू किया। किसी और की जुबानी अपनी पीठ खुद ही थपथपाने वाले प्रशांत ठाकुर ने अपनी ही समाचार पत्रिका राम प्रहर के माध्यम से कुछ लोगों के बयानों को छपवाकर यह आभास निर्माण करने का प्रयास किया कि जनता उनके कार्य की कितनी प्रशंसा कर रही है, जबकि हकीकत हम आपको बता चुके हैं। शिक्षा माफियाओं का पक्ष लेकर विधानसभा में इस बिल पर चर्चा करने वाले विधायक प्रशांत ठाकुर आज भले ही इस बिल के पारित हो जाने के बाद लोगों को असमंजस में डाल रहे हो, लेकिन भाई प्रशांत ठाकुर, यह पब्लिक है, सब जानती है। मुंबई विधानमंडल से कर्नाला टीवी के लिए नीलेश म्हात्रे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र राज्य क्रांतिकारी सेवा संस्था के माध्यम से नवीन पनवेल स्थित शिवा कॉम्प्लेक्स में टेम्पो चालक मालक संगठन तथा वाचनालय की स्थापना की गई, जहां मुख्य अतिथि के रूप में संस्था के अध्यक्ष नामदेव फड़के को आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रख्यात फिल्म निर्माता एडवोकेट मदन गोवारी तथा संस्था के पदाधिकारी उपस्थित थे। क्रांतिकारी सेवा संस्था महाराष्ट्र राज्य संचालित क्रांतिकारी टेम्पो चालक मालक संगठन की स्थापना बृहस्पतिवार को की गई। संगठन की स्थापना के लिए नवीन पनवेल स्थित शिवा कॉम्प्लेक्स में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के रूप में संस्था के अध्यक्ष नामदेव शेठ फड़के को आमंत्रित किया गया था। तो इस अवसर पर एडवोकेट मदन गोवारी, संस्था के सचिव पीबी लांडगे, पनवेल तालुका अध्यक्ष संतोष पाटिल, राज्य महिला अध्यक्षा उज्ज्वला पंडित, प्रिया वाघमारे, महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष डीके भोपी, भरत फड़के, रायगढ़ जिला अध्यक्ष विलास मस्कर आदि गणमान्य सहित संस्था के अन्य पदाधिकारी तथा टेम्पो चालक मालक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर क्रांतिकारी सेवा संस्था की महिला अध्यक्षा उज्ज्वला पंडित और एडवोकेट मदन गोवारी ने संस्था की कार्यप्रणाली पर भाष्य करते हुए संस्था के अध्यक्ष नामदेव शेठ फड़के द्वारा की जा रही समाज सेवा को उपस्थितों के समक्ष रखा। महाराष्ट्रात कुठल्याही कानाकोपऱ्यात एवढे कार्यक्रम म्हणजे जवळजवळ 5 ते 10
1000 घरं गरीब लोकांसाठी ते बांधण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या व्यवसायाला जेव्हा सुरुवात केली तेव्हा 1000 घरं पहिले गरिबांसाठी केली. त्याच्यानंतर जे वाचनालय, एक छोटं वाचनालय पहिले त्यांनी उद्घाटन केलं. आज 25,000 वह्या ज्या गरीब विद्यार्थ्यांना 60 शाळांमध्ये, जिल्हा परिषदच्या ज्या शाळा असतात त्या विद्यार्थ्यांना 2 पुस्तकंसुद्धा वेळेवर मिळत नाही. अशा विद्यार्थ्यांना वह्या वाटपाचे काम त्यांनी हे केलं आहे हे फार मोठं पुण्याचं काम आहे. संघटनेच्या बाबतीत आपण नामदेव शेटच्या कार्याविषयी आपण सगळ्यांची वक्तव्यांना ऐकलेलं आहे. ते माझे दोन मित्रच आहेत. गेले 15-20 वर्षापासून माझे त्यांचे संबंध आहेत. त्यांची आर्थिक परिस्थिती कशी होती, काय असती, ते अगोदर ते डेकोरेटचा धंदा करत होते, ते सोडून त्यानंतर बिल्डर लाईनमध्ये घुसले, आता समाजसेवक घुसले. त्यावेळेला त्यांची जी कामाची पद्धत होती ती सामाजिक, कारण ते डेकोरेशन एखादा कोणाला गरीब असेल तर मंडप फुकटमध्ये काय द्यायचं ते दे, फक्त वाहतुकीचा खर्च ते, पोरांची मजूर दे, मंडपाचं भाडं पण घेत नव्हते. ही मला माहिती आहे. आणि इथं बसलेल्या बऱ्याच जुन्या लोकांना ज्यांच्या मुलांच्या मुलींच्या लग्नात त्यांनी मंडप दिल्या, खुर्च्या दिल्या, त्यांना सर्वांना माहिती आहे. सांगायचा हेतू येतं एवढंच आहे की त्यांच्या नसानसामध्ये समाजसेवा ही भिनलेली आहे. मी तुम्हाला सगळ्यांना उद्देश सांगतोय की माणूस तुम्हाला चांगला भेटलेला आहे, त्याचा फायदा कसा करून घ्यायचा हा तुमच्या हातात आहे. कारण जर तुम्ही नुसतं आपण म्हणतो एखाद्या माकडाच्या हातात तुम्ही जर काय मोती दिला त्याला माहीत नसतो, तो दगड म्हणून त्याच्याशी खेळत राहतो ना, नंतर तो फेकून देतो. तशी पारख करायला शिका, व्यक्तीची ओळख करायला शिका, तर तुमची संघटना जे काही तुम्ही कार्य हातात घेतलंय हे तुमचं कार्य दीर्घकाळ टिकेल. वहीं नामदेव शेठ फड़के ने भी अपने बयान में टेम्पो चालक मालक संगठन को हर प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन दिया. या टेम्पो चालकांना एवढंच सांगेन की आपण कोणत्याही प्रकारची तुम्हाला अडचण असेल, भले ट्रॅफिक हवालदार असो, पोलीस असो, जरूर तुम्ही कार्यालयाशी संपर्क साधा. संपर्क साधल्यास बरोबर 1 तासात क्रांतिकारी सेवा संघाचे कार्यकर्ते येऊन तुमचा जरूर प्रश्न सोडवतील, आजच सांगतो. कार्यक्रम के दौरान क्रांतिकारी सेवा संस्था द्वारा शुरू किए गए वाचनालय का उद्घाटन नामदेव शेठ फड़के के हाथों किया गया. वर्तमान स्थिति में वाशी आरटीओ कार्यालय में काम कर रहे अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये से रिक्शा चालक खासे नाराज है. अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी मांगों को लेकर रिक्शा चालकों ने आरटीओ कार्यालय पर मोर्चा निकाला. आखिर ऐसी क्या मांगे थी उनकी, देखते हैं इस खबर के जरिए. वाशी स्थित आरटीओ दफ्तर पर ऑटो रिक्शा चालकों ने मोर्चा निकाला था. इस मोर्चा में शामिल रिक्शा चालक आरटीओ विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैये को कोसते नजर आए. रिक्शा चालकों की मांग थी कि ऑटो रिक्शा परमिट इशू किए जाए. इस अवसर पर ऑटो चालकों के साथ शिवसेना नगर सेवक तथा पदाधिकारी मौजूद थे, जिनसे हमारे प्रतिनिधि ने बात की. उनका कहना था कि शेयर ऑटो का किराया बढ़ाने का सर्कुलर 1 साल पहले आया था, जिसे आरटीओ विभाग ने लागू नहीं किया है और इसी की वजह से रिक्शा चालकों को लाखों का घाटा सहना पड़ रहा है. आज नवी मुंबई शिवसेना और महाराष्ट्र रिक्शा चालक संघ की तरफ से हम ये शिष्टमंडल लेके आए. आज का शिष्टमंडल अलग शिष्टमंडल है. हमेशा हम कुछ मांग के लिए यहाँ शिष्टमंडल लेके आते थे, लेकिन आज हम यहाँ निषेध करने के लिए शिष्टमंडल लेके आए. आज आपको सुन के बहुत ताज्जुब होगा, आरटीओ प्रशासन किस प्रकार की दिशा भूल कर रहे हैं. ये बड़ी साजिश है ऐसा हमें लगता है. 1 साल पहले आरटीओ कमिश्नर ने यहाँ सर्कुलर निकाला है और यहाँ रिक्शा चालक का शेयर का जो रेट्स है वो बढ़ाए हैं, लेकिन आरटीओ प्रशासन ने इंटेंशनली जानबूझ के वो छुपा के रखा है और उसका सबूत 1 साल के बाद में हमें हासिल हुआ है. 1 साल में सैकड़ों प्रवासी और रिक्शा चालक उनका यहाँ झगड़े हुए, पुलिस केस भी हुई है. लेकिन अभी एकाएक 1 साल के बाद में जब ये मालूम हुआ कि इस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, इसमें यहाँ रिक्शा चालकों का हजारों रुपए का नुकसान हुआ है. अभी शेयर में कोपर खरना उसका 5 रुपए है, उसका 13 रुपए हो चुका है. लेकिन ये सर्कुलर पूरा 1 साल तक आरटीओ प्रशासन ने छुपा के रखा है. आज ये जब हमको मालूम पड़ा तो आज उन्होंने आरटीओ का और सभी यूनियन का मीटिंग लागू रहा जारी किया है और अभी ये बढ़ा रहे, रेट बढ़ा रहे. इस तरीके से 1 साल तक ऐसा सर्कुलर छुपा के क्यों रखा? रिक्शा चालकों का हजारों लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान क्यों किया? इनका जवाब लेने के लिए आज उनके पास हम आए. हमारे जो मांग है सब जायज है, लीगल मांगनी है. कोई आसमान के तारे हमने मांगे नहीं है.
सब लीगल मांगे हैं, परमिट चालू करो, क्या लीगल उसमें मांग है? वो मांग और उसमें स्थानिक प्रकल्पग्रस्तों को प्रेफरेंस दियो, क्या मांग है ये? उनका भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, आम आदमी का काम जल्दी होना चाहिए, क्या मांग है ये? इसलिए ये मांग उनको मंजूर करनी पड़ेगी। अगर नहीं मंजूर करे तो शिवसेना को अपनी मांग कैसे करके लेना है ये बहुत अच्छी तरह से पता है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि रिक्शा चालकों की मांग पर आरटीओ विभाग क्या कदम उठाता है। कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ कर्नाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। पनवेल स्थित पाड़ा मोहल्ले की जनता ने मोहल्ले में पेवर ब्लॉक लगाने की मांग कुछ दिन पहले नगराध्यक्ष संदीप पाटिल से की थी, जिसके मुताबिक संदीप पाटिल ने अपने वादे के अनुसार मोहल्ले में पेवर ब्लॉक बिठा दिए। संदीप पाटिल द्वारा की गई पहल की यहाँ के स्थानीय लोगों ने सराहना की। सत्ता की कमान संभालने के बाद नगराध्यक्ष संदीप पाटिल ने धड़ल्ले से विकास कार्यों को अंजाम देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पनवेल की जनता उन्हें धन्यवाद दे रही है। हाल ही में पनवेल नगरपालिका से सटे पाड़ा मोहल्ला की जनता ने मोहल्ले में पेवर ब्लॉक बिठाने की मांग संदीप पाटिल से की थी, जिसके मुताबिक पेवर ब्लॉक बिठाने का काम बुधवार को पूरा हुआ। इस काम का जायजा लेने के लिए नगराध्यक्ष संदीप पाटिल ने पाड़ा मोहल्ला का दौरा किया, जहां नगर सेवक सुनील बहिरा, नगर सेविका सिद्दीका पुंजानी, शेकापश के विभागीय सचिव फकुबाई मुकादम, पूर्व नगर सेवक खालिद पिट्टू, सत्तार मामू, प्रमोद भात्रे, इब्राहिम भाई मेटकर आदि गणमान्य सहित स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने नगराध्यक्ष संदीप पाटिल को धन्यवाद दिए। आपण बघितलं असेल गेले 2.5 वर्ष गेले सेशन मध्ये 2.5 वर्ष प्रशांत ठाकूर नगराध्यक्ष असताना मोहल्ल्यामध्ये कुठलाही असा प्रकारचं काम झालेलं नाही आणि आमचे कार्याध्यक्ष संदीपभाई पाटील हे 2.5 महिने नगराध्यक्ष पद भासल्यानंतर ताबडतोब मोहल्ल्यामध्ये शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या मागणीवर आणि इकडच्या रहिवाशांच्या मागणीवर ताबडतोब पेवर ब्लॉक लावून त्यांनी दिला आहे आणि त्यासाठी आमचे पाड़ा मोहल्ल्याचे रहिवासी त्यांचा आभार व्यक्त करत। पाड़ा मोहल्ले में आज जो फ्लोर ब्लॉक का काम हुआ, वो काम होने से आज पाड़ा मोहल्ला के जो रहवासी है, जो हमारे मतदार है, उनके चेहरे पे कुछ एक अलग ही खुशी का माहौल है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि माननीय जो नगर अध्यक्ष संदीप पाटिल साहब है, उन्होंने हमारा काम जो इतना जल्दी में करके दिए है, पहला तो उनका अभिनंदन करते हैं। इस दौरान संदीप पाटिल ने अपना मनोगत व्यक्त किया। 10-15 दिवसापूर्वीच इथले सर्व पाड़ा मोहल्ल्यातले कार्यकर्त्यांचे फकू मामा पुंजानी मॅडम वगैरे माझ्याकडे आले आणि अशाच्या पद्धतीची काही कामं आहेत ती राहिलेली त्यांनी विनंती केली। त्यांना मी शब्द दिला होता की रमजान चालू होण्यापूर्वी तुमच्या इथले पेवर ब्लॉक बसवले जातील आणि रमजान चालू झाल्याच्या 2 दिवसामध्ये हे संपूर्ण पेवर ब्लॉक बसवले गेले आहेत। त्यांनी सांगताना एक उदाहरण दिलं की तुम्ही सुनील बहिरा यांच्या संपूर्ण तट्टा गावातले पेवर ब्लॉक बसवले गेले, धाकटा खांदा मोठा खांदा गावामध्ये बसवले गेले, अच्युत मनोहर यांच्या वादामध्ये जो अर्धा पनवेल शहर तुम्ही आपल्या पेवर ब्लॉक बसून झालेले आहेत, तर आमच्या देखील येतं करा। मी त्यांना सांगू इच्छितो आणि या निमित्ताने रमजानच्या देखील त्यांना शुभेच्छा देत असताना इथल्या ज्या पद्धतीने पाड़ा मोहल्ल्यातले पेवर ब्लॉक बसवलेले असतील तसे अजूनही कुठल्या जर काही गल्ल्या जर कोणी जर केले मोहल्ल्यातले असतील तर त्या देखील आम्ही बसवण्याचं तुम्हाला आश्वासन देऊ इच्छितो। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए कर्नाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज। दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट। कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध। त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर।
बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना। दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक। त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे। अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत। आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील। माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद। तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा। आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल। आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363। जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्च्यून कार्स प्राइवेट लिमिटेड। अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्च्यून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर। हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार। वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। फॉर्च्यून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस। तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास। आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा। डी-मार्ट, डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी-मार्ट। परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी-मार्ट। डी-मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा। डी-मार्ट, कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी-मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10, अखंड विनम्र सेवा फक्त डी-मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डी-मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली। डी-मार्ट, आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 9167307580, म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे। डी-मार्ट। जनहिताचा निर्वाळा, दैनिक कर्नाळा। पनवेल, रायगड आणि नवी मुंबईसह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा। कला, क्रीडा, समाजकारण, राजकारण, अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा। आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा। फिल्म आरक्षण को लेकर इस वक्त राजनीति गरमाई हुई है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो आरक्षण के प्रदर्शन पर नाराज है और कई जगह उन्होंने आरक्षण के प्रदर्शन पर पाबंदी लगाई है, जिसके चलते जहां आरक्षण प्रदर्शित हो रहा है वहां सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। नवीन पनवेल स्थित सिनेराज थिएटर में भी कुछ इसी तरह का माहौल देखने को मिला।
जहां आरपीआई के कार्यकर्ता इस फिल्म पर रोक लगाने के लिए इकट्ठा हुए थे। देशभरामध्ये आरक्षण या चित्रपटाला प्रकाश झा यांचा जो हा विरोध आहे त्याला देशभरामध्ये विरोध होत असताना देखील सगळ्यांचा विरोध डावलून प्रकाश झा याने हा चित्रपट प्रदर्शित करण्याचं ठरवलं। आरक्षण हा विषय इतका संवेदनशील आहे की आरक्षण या विषयामुळे चित्रपटाच्या जाहिरात करतानाच असं दाखवलं गेलेलं आहे की भारत के दो हिस्से, म्हणजे भारताचे दोन तुकडे झाल्यासारखं असं त्याच्यामध्ये दाखवण्यात आलेलं आहे। त्या सगळ्यांच्या विरोधात आमचे राष्ट्रीय नेते आदरणीय माजी खासदार माननीय रामदासजी आठवले यांच्या आदेशानुसार आम्ही सगळीकडे आंदोलन करायचं ठरवलं। तरी देखील त्यांनी असं सांगण्यात आलं की याच्यातली दृश्य वगळण्यात आलेली आहेत वगैरे वगैरे, आणि त्याच्यानंतर हा चित्रपट प्रदर्शित आज म्हणून सांगण्यात आलं। महाराष्ट्रामध्ये जरी हा चित्रपट प्रदर्शित होत असला तरी पनवेलमध्ये आमच्या रायगडचे बुलंद आवाज रिपब्लिकन पक्षाची बुलंद तोफ भाई जगदीश गायकवाड यांच्या सांगण्यानुसार, यांच्या आदेशानुसार आम्ही हा चित्रपट पनवेलमध्ये प्रदर्शित होऊ देणार नाही अशी भूमिका घेतली आणि त्या भूमिकेतूनच आज सिनेराज इथे हा चित्रपट आम्ही बंद पाडलेला आहे। जल्द ही अमीर होने के लालच में उसने वो रास्ता इख्तियार किया कि उसे हवालात की हवा खानी पड़ी। हम बात कर रहे हैं 25 वर्षीय MBA छात्रा क्षितिज साहू की। एक महिला को रकम दुगनी करने का लालच दिखाकर उसने उससे 7 लाख रुपए ऐंठ लिए और वो चंपत हो गया, मगर महिला द्वारा पुलिस में शिकायत किए जाने के बाद क्षितिज साहू सलाखों के पीछे पहुंच गया। कैसे हुआ ये सब, देखते हैं इस खबर के जरिए। पैसा कमाने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता। पैसा कमाने का जरिया अगर सही हो तो समाज में उसकी वाहवाही होती है, मगर इंसान पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता अपनाए तो समाज उसे हमेशा धुतकारता रहता है। मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समाज से कोई सरोकार नहीं होता। वो अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं, मगर कहते हैं पाप का अंत कभी न कभी हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है 25 वर्षीय क्षितिज साहू के साथ। क्षितिज साहू इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। मामले की हकीकत कुछ इस प्रकार है। क्षितिज साहू नाम का MBA का छात्र जल्द अमीर होने की लालच में ऐसी राह पर निकल पड़ा कि उसकी मंजिल बस हवालात ही थी। क्षितिज ने अंधेरी में कैश स्ट्रीम इंटरनेशनल कंपनी की स्थापना की और इस कंपनी का इश्तिहार मुंबई मिरर जैसे अखबार में छपवाकर मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। क्षितिज ने इस इश्तिहार के जरिए लोगों को भरोसा दिलाया कि कम पैसा निवेश कर मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है। क्षितिज का इश्तिहार देखकर नवीन पनवेल सेक्टर 6 में रहने वाली रोनी नामक महिला ने इस योजना में 1-2 नहीं बल्कि 7 लाख रुपए निवेश किए। इन 7 लाख रुपयों के बदले रोनी को 14 लाख रुपए देने का वादा क्षितिज ने किया था, लेकिन जब 3 महीने गुजर जाने के बाद भी क्षितिज उसे गुमराह करने लगा तब उसे लगा कि दाल में काला है। उसने क्षितिज से संपर्क करने का प्रयास किया, मगर क्षितिज कब का चंपत हो चुका था। रोनी ने अंधेरी पहुंचकर क्षितिज का कार्यालय ढूंढने की कोशिश भी की, मगर अंधेरी पहुंचने के बाद रानी के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि क्षितिज के बताए पते पर उसका ऑफिस था ही नहीं। रोनी अब जान चुकी थी कि वो ठगी का शिकार बन चुकी हैं। उसने तुरंत पनवेल पुलिस थाने में मामले की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत दर्ज होते ही पनवेल पुलिस हरकत में आई और आरोपी क्षितिज साहू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले के बारे में पनवेल पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश घडवले ने हमारे संवाददाता को विस्तृत जानकारी दी। कॅश स्ट्रीम म्हणून पवईला एक ऑफिस काढलेलं आहे भाड्याच्या जागेमध्ये, सर्व भाड्याच्या जागेमध्ये आहे, आणि त्यांनी पेपरमध्ये मिररमध्ये जी जाहिरात दिली होती की आम्ही 3 महिन्यात तुम्हाला जास्त व्याज देऊ, आणि या आमिषाला बळी पडून रोनी किशोर सावंत म्हणून ज्या महिला आहेत नवीन पनवेल मधल्या सेक्टर 6 मध्ये राहतात, त्यांनी त्या कंपनीच्या ऑफिसमध्ये जाऊन खात्री केली आणि तेव्हा त्यांनी त्यांना बॉन्ड पेपर वगैरे लिहून दिला की हे तुम्हाला आम्ही पैसे परत करू। पोस्ट डेटेड चेक दिले, त्यामध्ये 7,40,000चे, आणि ह्या सर्व ह्याच्यामधून त्यांनी ते 7 लाख गुंतवले। 26 तारखेला 26 मार्चला 7 लाख गुंतवल्यानंतर त्यांनी 3 महिन्यांनी जेव्हा तो चेक टाकला तेव्हा तो बाउन झाला। जो 2 वेळा त्यांनी चेक टाकले, दोन्ही वेळा ते बाउन झाले। नंतर त्यांनी कंपनीच्या ऑफिसमध्ये फेऱ्या मारल्या, पण तिथे सुद्धा त्यांना कोण भेटला नाही।
अशा तऱ्हेने त्यांना फसवणूक झाल्याचं माहिती पडल्यानंतर त्यांनी कंप्लेंट केली. त्यानंतर आमच्या सब इन्स्पेक्टर पुरी मॅडम आहेत यांनी तो गुन्हा नोंद केला, त्याचा तपास केला आणि त्या तपासावरून आरोपीचा मागोवा घेत त्या ठाणे येथे गेल्या आणि ठाणे येथून त्यांनी त्याला अटक केलेली आहे. आरोपीने अनेक कोटी रुपयांचा घोटाळा केलेला आहे, सर्वांचे पैसे घेतलेले आहेत आणि ह्या पनवेलमधल्या सुद्धा एका महिलेचे पैसे घेतलेले आहेत. त्यातला हा पार्टनर आहे त्याचा क्षितिज साहू, वय 25 वर्ष, MBA झालेला आहे, मूळचा ओरिसाचा राहणार आहे. याला अटक केलेली आहे. तो ठाण्याला त्यांच्याच कॅश स्ट्रीम इंडियाच्या रूममध्ये भाड्याने राहत होता. तर अशा तऱ्हेने हे लोक ज्यांचा थांग पत्ता नाही ते कंपन्या काढतात, फायनान्स कंपन्या काढतात आणि लोक त्यांच्या आमिषाला बळी पडतात. उदाहरणार्थ सेरेगर पासून आतापर्यंत ज्या संस्था झाल्या त्यांनी असंच आमिष दाखवले, परंतु लोक त्यापासून सावध होत नाहीत. मी आपल्या माध्यमातून एवढं सांगू इच्छितो की असं झटपट 3 महिन्यात, 5 महिन्यात किंवा 1 वर्षात पैसे कुठेही डबल होत नाहीत आणि होणार नाहीत. कृपया आपण हे समजून घ्या आणि जास्त व्याजाच्या आमिषाला कोणीही बळी पडू नये. नवी मुंबई में आए दिन अवैध निर्माणों पर हथौड़ा चलाया जाता है। कोपरखेड़ने गांव में भी एक 4 मंजिला इमारत को जमींदोस्त कर दिया गया, लेकिन स्थिति अभी भी ऐसी बनी हुई है कि अवैध निर्माण का कारोबार फैलता ही जा रहा है। इस पर ठोस उपाय करने की आवश्यकता है, मगर सिडको का ढीला रवैया अवैध निर्माणों को बढ़ावा देता है। कोपरखेड़ने स्थित 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत को जमींदोस्त कर दिया गया। सिडको ने इस तोड़क कार्यवाही को अंजाम दिया है। सिडको अधिकारी का कहना था कि इस इमारत के निर्माण के लिए सिडको से किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी और सबसे बड़ी वजह यह थी कि जितनी जमीन भूखंड मालिक के नाम थी उससे ज्यादा जगह वो घेर कर इमारत का निर्माण कर रहा था, जिसके लिए सिडको ने नोटिस भी भेजा था। इस तोड़क कार्यवाही में बड़े पैमाने पर पुलिस बल, सुरक्षा रक्षक और सिडको के कर्मचारी मौजूद थे। तोड़क कार्यवाही से पहले इमारत निर्माण करने वाला ग्रामीण सिडको के अधिकारियों से मिन्नतें करता रहा कि हमें 4 दिन की मोहलत दी जाए, अगर मैं जमीन के सभी दस्तावेज प्रस्तुत न कर सका तो आप बेहिचक तोड़क कार्यवाही को अंजाम दे दीजिए, लेकिन उसे 4 दिन की मोहलत नहीं दी गई और फिर निर्माणाधीन इमारत पर सिडको ने पोकलेन चलवाकर तोड़क कार्यवाही शुरू कर दी। गनीमत ये रही कि यहाँ के ग्रामीणों ने इस तोड़क कार्यवाही का किसी भी प्रकार से विरोध नहीं किया। इस तोड़क कार्यवाही में 3-3 पोकलेन का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बारे में हमारे संवाददाता ने पुलिस उपायुक्त मुजीब शेख से बात की और पूछा कि जिस प्रकार सिडको अधिकारियों ने तथा कर्मचारियों ने आज सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों को बुलाया है, अगर समय के रहते सिडको तथा महानगर पालिका अवैध निर्माण पर लगाम कस दे तो पुलिस कर्मी को तोड़क कार्यवाही के लिए अपना समय बर्बाद करने की नौबत नहीं आएगी। इस सवाल के जवाब में पुलिस आयुक्त ने साफ कह दिया कि हम दूसरे विभाग के काम में दखल अंदाजी नहीं करते हैं और न ही हमें कुछ कहने का अधिकार है। आज जो तोड़क कार्रवाई हो रही है, इसमें क्या लगता है किसने गैर कानूनी काम किया है, किसकी वजह से ये निर्माण हुआ है? ये लोगों को मालूम होना चाहिए कि परमिशन वर्मिशन लेके करना चाहिए काम, मगर काम करेंगे तो ऐसे उनको पश्चाताप होगा। सर एक बात आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखा ये जा रहा है कि कई ऐसे नवी मुंबई में इमारत खड़े हो जा रहे हैं, इसमें महानगर पालिका और सिडको के अधिकारी तब तक क्यों देखते रहे जब तक 4 माला 5 माला नहीं बन जाता, उसके पहले कार्रवाई क्यों नहीं होती इस विषय पर? महापालिका और सिडको के बारे में हम बताएंगे, हम तो बंदोबस्त के लिए आते हैं। तो सर आपको भी लगता है ना कि इसमें थोड़ी सी उनकी भी गलती है, अगर वो पहले रोक दे तो इतना समय पुलिस का बर्बाद ना हो, जो आम जनता के लिए ड्यूटी करनी चाहिए पुलिस वालों को, आज थोड़ा कार्रवाई पे रुकना पड़ रहा है। हाँ ठीक है, अभी वो अधिकारी देखेंगे, लेकिन हमको तो बंदोबस्त मारना पड़ता है, हम बंदोबस्त इस दौरान हमारे संवाददाता ने सिडको अधिकारी से भी बात की। ये जो जगह है ये सिडको ने एक्वायर की है और ये जगह पे कौन सी भी परमिशन न लेते हुए ये बांधकाम या अनधिकृत बांधकाम शुरू किया था। शुरू में मई में जब हमें ये पता लगा तो हमने वो काम बंद करने के लिए जो ओनर थे उनको बताया था, वो भी उन्होंने काम शुरू रखा और बाद में जो कानूनी कार्रवाई वो जुलाई में हमने वो MRTP एक्ट के तहत वो नोटिस दी थी, उसके बावजूद भी ये काम शुरू रहा, इसलिए ये आज तोड़क कार्यवाही पर पीड़ित व्यक्ति से जब बात की गई तब उसका क्या कहना था, आइए वो भी सुन लेते हैं।
दीपक जी ये बताइए कि आज जो ये तोड़ा कार्रवाई हो रही है, क्या आपने गैर कानूनी बांधकाम किया था, क्या वजह थी? नहीं, गैर कानूनी है, ये हमारा खुद का माँ का जगह था। उसके बाद में 90 से अभी तक पिताजी के नाम पे घरपट्टी, पहला ग्राम पंचायत नंबर था इसका 2272, उसके बाद में नगर पालिका का 986 नंबर, बाद में अभी सिडको का प्लॉट नंबर 34 नंबर है, 34 के 37 कुछ। सर एक बात आपसे जानना चाहिए, सिडको तोड़ा कार्रवाई के पहले क्या आपको नोटिस दिया था या नहीं? नोटिस दिया था सिडको ने 15 दिन पहला, लेकिन उसमें खाली लिखा था कार्रवाई बांधकाम रुकाओ, तोड़ेगा ऐसा कुछ बोला नहीं, खाली रुकाओ। तो हम लोग बांधकाम रुकाया, बोलते हैं कि 20 बरस पहला हम लोग तय किया है कि रेगुलराइज करेगा, कुछ नहीं किया, रेगुलराइज कुछ नहीं किया, खाली उनके हुकूमत से चलता ही है। हम लोग आमदार खासदार के लिए खाली झंडा पकड़ के निकलने का, मतदान करो, और ये लोग हम लोग के ऊपर बुलडोजर चलाता है। आप देख सकते हैं कि चंद घंटों में लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। सिडको अधिकारी ने साफ कहा है कि हमारी यंत्रणा का काम धीमी गति से हो रहा है, जिसकी वजह से अवैध निर्माण फल फूल रहा है। हालांकि ऐसा कहकर सिडको अधिकारियों ने अपना पल्लू झाड़ लिया है, लेकिन क्या इस तरह के अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिए सिडको द्वारा कोई ठोस उपाय किया जाएगा, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। खारघर स्थित इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला है, जिसकी जानकारी देने के लिए मंदिर व्यवस्थापन द्वारा शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस पत्रकार परिषद में मंदिर व्यवस्थापन ने बताया कि जन्माष्टमी के अवसर पर लाखों भक्त अपना शीश झुकाने मंदिर में आने वाले हैं। खारघर स्थित इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला है। इस बात की जानकारी मंदिर व्यवस्थापन ने पत्रकारों को एक पत्रकार परिषद में दी। वहीं मंदिर के निर्माण के बाद मंदिर का भव्य स्वरूप कैसा होगा, इसका प्रोमो पत्रकारों को दिखाया गया। आयोजकों का कहना था कि इस्कॉन मंदिर में 22 तारीख को जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाने वाला है, जहां लाखों भक्तों के आने की संभावना है। मंदिर के व्यवस्थापक सूरदास ने मीडिया कर्मियों को इसके बारे में जानकारी दी। हमारा कार्यक्रम तो करना चाहिए, सतर्कता रखना चाहिए। भारतीय सभ्यता में यही एक अच्छी चीज है कि सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, बहुत है, मगर वो बोलते हैं आप भी अपना कर्म तो करो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन को बोला था कि भाई मैंने तो ये फाइट जीत लिया है, मगर तुम इसके निमित्त बनोगे, तुमको लड़ना पड़ेगा। उन्होंने तो भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में होते हुए भी उन्होंने कौरवों को बोला कि आपको लड़ा। उन्होंने तो बोला नहीं कि मैं सब कुछ करूंगा और आप कुछ करने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से हर कार्य को संपन्न करने के लिए हर व्यक्ति का बहुत लाभदायक, जल विभाग को भी जल समय पे देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी विभाग को भी इलेक्ट्रिसिटी देनी होगी, पुलिस विभाग को भी अपने कार्यक्रम करना होगा। और आप सबको प्रणाम हो मेरा, आप सबको भी अपना कार्य करना होगा। अब देखना यह होगा कि कृष्ण जन्माष्टमी पर कितने भक्त भगवान कृष्ण के मंदिर में अपना शीश नवाने पहुंच जाते हैं। चलते चलते दोबारा एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दूसरे की अंगीठी पर रोटियां सेकने वाले विधायक प्रशांत ठाकुर का दोगलापन समाज के सामने, शिक्षा शुल्क नियमन विधेयक का श्रेय हथियाने का प्रशांत ठाकुर का प्रयास। लालच ने पहुंचा दिया उसे सलाखों के पीछे, जल्द अमीर होने के चक्कर में ठगी का रास्ता इख्तियार करने वाले क्षितिज साहू की खुली पोल। आरक्षण फिल्म के प्रदर्शन का मुद्दा गरमाया, देश भर राजनीतिक दलों द्वारा किया गया फिल्म का विरोध, पनवेल में भी सुनाई दी गूंज। और पनवेल के फिल्म निर्माता मंगेश ठाणगे की पहली मराठी फिल्म बनकर तैयार, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी फिल्म छबू पड़ाली सासरला। आज के लिए बस इतना ही। करनाला टीवी के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें 27457338 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।